नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अब तक जो भी पढ़ा था वो व्याकरण हमने स्टार्ट की थी, उसमें पढ़ी थी हमने संधियाँ। संधियों में हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिन संधियों के हमने 18 वीडियोज़ बनाए हैं। उसके पश्चात हमने नेक्स्ट जो चालू किया है उसमें हमारा बेसिक स्टार्ट हो गया है। बेसिक के अंतर्गत कल हमने पढ़े थे पुरुष, लिंग और वचन और भाषा का ज्ञान कि पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं और लिंग कितने होते हैं। तो इन छोटी छोटी सी बातों का हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसके पश्चात हमारा इसका दूसरा टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र वो वर्णमाला पर ही आधारित हैं, उसमें संपूर्ण वर्णमाला छुपी हुई है। तो हमें सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है जो हमारी भाषा की, वो वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी जो मूल ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को, यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाला जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है। और शब्दों के समूह को, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को एक वाक्य कहते हैं। अर्थात वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जिसमें स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण हो सकता है। उसके पश्चात वर्णों का समूह, यानी कि स्वर व्यंजन आपस में मिलकर के जब एक संरचना करते हैं, वो संरचना शब्द के नाम से जानी जाती है। और तीसरा जो होता है कि शब्दों के समूह से जो सार्थक शब्द बनता है या सार्थक समूह बनता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भाषा की 3 इकाइयों के बारे में जाना। और अब हम आगे समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आप लोग 2nd क्लास में इस बात को जानते हो कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को जब आप नर्सरी में, जब आप अल्फ़ाबेट वर्णमाला सीखते हो, जिसमें आ से लेकर के ज्ञ तक जो शब्द सीखते हो, वर्ण सीखते हो, वो वर्ण यहाँ आप किस प्रकार से उनको अच्छे से जान पाते हो कि ये वर्ण कौन कौन से होते हैं। जो हमने आ से लेकर ज्ञ तक का जो ज्ञान प्राप्त किया था नर्सरी से, तो वो क्या थे, आखिर उनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, वो 3 भाग हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द, वर्ण सबसे छोटी इकाई है, शब्द वर्णों का समूह कहलाता है, और वाक्य शब्दों का समूह कहलाता है। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। अब हमें देखना है कि ये वर्णमाला कितने भागों में विभाजित की गई है। तो वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो है स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर आप पढ़ते हो आ से लेकर के, और जो अणा खाली तक के जो स्वर होते हैं वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। हमारी संस्कृत व्याकरण में स्वरों के भी 3 पार्ट किए गए हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटी मात्रा, छोटी मात्रा वाले, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा, ये तो ह्रस्व का चिन्ह होता है और ये दीर्घ का चिन्ह होता है। लेकिन ये चिन्ह जो सिखाए जाते हैं, ये 11th क्लास की जब संस्कृत हम सीखते हैं, उसमें यमाता, राजभान, सलगम एक सूत्र होता है, उसके माध्यम से ये ह्रस्व और दीर्घ के चिन्ह भी सिखाए जाते हैं। तो देखिए, ये दीर्घ जो स्वर होते हैं वो 8 होते हैं, जो है आ, ई, उ, री। लिरी आपको खूब पता है, पहली वीडियोस में मैंने बता दिया है कि लिरी की अवस्था हमेशा ह्रस्व में ही होती है। लिरी कभी भी दीर्घ अवस्था में नहीं पाया जाता है। और उसके बाद है ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर जो हमारा है वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त होता है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का अर्थात तिगुना समय लगता है वो प्लुत वर्ण कहलाते हैं।
जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में ओम शब्द का उच्चारण में देखिए, जो ओ के बाद में जो चिन्ह लगा हुआ होता है, इस प्रकार से ओ के पश्चात तो ये ओ, तो इसको तिगुना बोलना, यानी कि ओ तो पहले से ही दीर्घ है ओ, लेकिन उसके पश्चात ये जो चिन्ह है वो प्लुत का चिन्ह होता है। तो किसी भी मात्रा के बाद, जैसे कि हमने ये हम बोलते हैं, इस प्रकार से इसको जो बोला जाता है उसको तिगुना करके वो कहलाता है हमारा प्लुत स्वर। अगला है हमारा व्यंजन। वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और ये अयोगवाह 4 होते हैं। तो देखिए, स्वर 13 में ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं और प्लुत की कोई मात्रा मानी नहीं गई है। व्यंजन हमारे 33 यानी कि 33 होते हैं। 33 में हमारे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन हमारे ये भी 4 होते हैं। इस प्रकार से ये मिलकर के 33 व्यंजन होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं वो देखिए, आप लोग अंग, अंगूर, अणा, खाली ये खूब पढ़ते आए हो जब आपने नर्सरी क्लास में आ से ज्ञा तक की वर्णमाला सीखी थी। तो जो अंग, अंगूर जो आप पढ़ते थे वो अनुस्वार पढ़ा आपने, और ये अणा, खाली जो पढ़ा ये आपने पढ़ा विसर्ग पढ़ा। और इसके पश्चात आप एक नई चीज़ सीखोगे, वो है जिह्वा मूलीय, यानी कि जिह्वा को मूलीय यानी कि और मूल से बोला जाना वाला वर्ण है का और खा। ये जिह्वा मूलीय वर्ण का ये निशान होता है, लेकिन जिह्वा मूलीय वर्ण 2 ही होते हैं, का और खा। ये भी वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त होते हैं। उपपद्यमानीय, ये उपपद्यमानीय भी 2 ही शब्द होते हैं जो कि पा और फा, जिनके पीछे ये चिन्ह लगे होते हैं, उन्हें उपपद्यमानीय कहते हैं। अब देखिए, हम वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो स्वरों में जो हम सीखेंगे, सबसे पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, अर्थात एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनको बोलते समय केवल हल्का कम, बहुत कम समय लगे, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो देखिए, इसमें देखिए एक मात्रा के वर्ण हैं, अ, इ, उ, रि और लिरि। ये होते हैं 5 वर्ण। अ और ये हमारे किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत ह्रस्व स्वर अक प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात दुगना समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए, द्विमात्रिक जो वर्ण होते हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये एक मात्रा का था, ह्रस्व आ माना गया, लेकिन जब इसमें मात्रा दुगनी लग गई, यानी कि इसका बड़ा रूप जो होता है, जो दीर्घ होता है, वो होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री। लिरि कभी भी दीर्घ अवस्था में नहीं पाया जाता। तो देखिए, यहाँ लिरि है ही नहीं। इसके पश्चात है ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से ये हमारे 8 वर्ण हैं जो कि दीर्घ वर्णों के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा जो स्वरों का प्रकार है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात तिगुना समय लगता है, अर्थात त्रैमात्रिक वर्ण ही प्लुत स्वर कहलाते हैं। इस प्लुत स्वर का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो होता है वो वैदिक मंत्रों में किया जाता है। तो देखिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ये जो ओ वर्ण है वो तो हमारा दीर्घ स्वर का है, लेकिन इसके पश्चात जो चिन्ह लगा हुआ है ये प्लुत का चिन्ह है। इसके पश्चात जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो देखिए ओम, इस प्रकार से हमने इसमें तिगुना समय लगाया और इसको ऊंचा उठा करके बोला, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लुत स्वर।
अगला है दूसरा व्यंजन। व्यंजन देखिए, स्वर हमेशा कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। स्वरों की जो अवस्था मानी गई है वो पूर्ण अवस्था मानी गई है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में पूर्ण नहीं होते। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो व्यंजन होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, स्वरों की सहायता से उनको बोला जाता है। तो हमारे जो व्यंजन हैं वो 33 माने गए हैं संस्कृत में। तो देखिए संस्कृत व्याकरण में जो 33 व्यंजन हैं उनको भी देखिए 3 भागों में बांटा गया, 1, 2 और 3। तो सबसे पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, जैसा कि नाम दिया गया है स्पर्श, यानी कि स्पर्श हो रहा है किसी चीज़ का, तो व्यंजन है। तो बोलते समय जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के अंतर्गत जिन जिन अवयवों का स्पर्श करती है। भाई जीभ है, बाहर निकल के तो किसी अवयव का स्पर्श नहीं करेगी, मुख के अंदर ही अंदर जितने भी अवयव हैं उनका स्पर्श करती है। तो उन्हीं वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो जब हमारी जिह्वा मुख के अन्य अवयवों का स्पर्श करती है तो वो जो व्यंजन, जो ध्वनि निकलती है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मानी जाती है। तो देखिए ये स्पर्श व्यंजन जो हैं हमारे 25 हैं, 25। तो ये 25 भी हमने देखिए, इसको हम संस्कृत में जो शॉर्ट रूप देते हैं वो है कूचू टू तू पू। इसको इस नाम से जाना जाता है, कूचू टू तू पू। तो हम जब इसको पहले जब कु वाला होता है उसे हम क वर्ग के नाम से जानते हैं, दूसरा च वर्ग के नाम से, तीसरा ट वर्ग के नाम से, और चौथा त वर्ग के नाम से, और पांचवा होता है हमारा प वर्ग के नाम से। तो ये 5 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 25, यानी कि 25 वर्ण हो गए, पांचों वर्गों के 5 वर्ण। तो ये पांचों वर्गों के 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हम स्पर्श व्यंजनों को आपके लिए बताएंगे कि ये जो हमारी जिह्वा मुख के किस अवयव का स्पर्श करती है, तब कौन से वर्ण होते हैं, और जब हमारी मुख के अंदर जिह्वा किसका स्पर्श करती है तो कौन से व्यंजन होते हैं। अर्थात कंठ, मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ, दंतोष्ठ, इस प्रकार से ये जो 9 उच्चारण स्थान होते हैं वो इन स्पर्श व्यंजनों के माध्यम से ही होते हैं। कि हम ये स्पर्श व्यंजन हम इनको क्यों कहते हैं, तो जो हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो पढ़ेंगे वो हम इसी के माध्यम से पढ़ेंगे। जो हमारा क वर्ग है वो हमारा कंठ के अंतर्गत आता है, च वर्ग है वो तालु के अंतर्गत आता है, ट वर्ग है वो मूर्धा के अंतर्गत आता है, त वर्ग है वो दंत के अंतर्गत आता है, और प वर्ग है वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम इनको अगली उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। उच्चारण स्थान के माध्यम से पता चलेगा हमें कि ये किस किस के प्रकार से कौन कौन से सूत्र काम करते हैं। इसके पश्चात है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनको ना तो स्वरों के रूप में गिना जाता है और ना ही व्यंजनों के रूप में गिना जाता है, अर्थात दोनों का मिश्रित रूप ही अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। तो देखिए ये जो अंतस्थ व्यंजन है वो है हमारे 4 या, व, रा और ला। उसके पश्चात है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय ऊष्मा का प्रयोग, यानी कि हमारे मुख के अंदर ऊष्मा का प्रयोग होता है, वही हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वो तीनों सा होते हैं और हा होते हैं, यानी कि सा, सा, सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। वर्णमाला यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी गई है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और अब हम आगे पूरी वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन भी 3 और अयोगवाह कुल 4 होते हैं।
तो स्वर में जो 3 पार्ट हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रैमात्रिक होता है। उसके पश्चात हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजनों में हमने 3 प्रकार के व्यंजन पढ़े। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिह्वा मुख के जिन अवयवों का स्पर्श करती है वो निकलने वाली ध्वनि स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात पढ़े अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो ना तो स्वरों में ना ही व्यंजनों में गिने जाते हैं, अर्थात बीच की अवस्था वाले वर्ण अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। और अगला पढ़ा हमने ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो रगड़ खा करके जो ऊष्मा प्रकट करती है और उस ऊष्मा के माध्यम से जो शब्द निकलता, जो वर्ण निकलता है वो हमारे ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत आता है। वो है हमारे 4, शा, शा, शा और हा। तो आज तक के लिए हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगला कल का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा हमारा उच्चारण स्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।